जय हिंद दोस्तों, टॉप फ्लैट विश्व में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और आप भी बेहतर होंगे। आज आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 नागरिक शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस के 44 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ये जो 44 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ, ये पूरी बुक के होने वाले हैं। यही 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 प्रश्न आते हैं। कितने? 10 क्वेश्चन आते हैं अति लघु उत्तरीय के। कितने? 10 प्रश्न आते हैं अति लघु उत्तरीय के। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अर्थात 20 नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 20 नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आपके 17 से 18 नंबर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी किताब के 44 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है। अब देखो, मैं कोई एग्जामिनर तो हूं नहीं कि मैं आपको 44 बता दूं इनमें से कोई फंस जाएगा। एग्जामिनर का मूड है, वो कहीं से भी पूछ सकता है। हमारा काम है पढ़ना, केवल पढ़ना और पढ़ाना। हमें केवल पढ़ना है, हमें तैयारी करनी है अपनी बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन। हमें 100 में से 100 नंबर की तैयारी करना है। हमें कोशिश 100 नंबर की करनी है, पर कम से कम 100 नहीं आएंगे तो कम से कम 80 आएंगे, 85 आएंगे, 87 आएंगे। कुछ ना अच्छा, कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ तो मिलेगा ना। हमें ऐसे 44 प्रश्न इस बार हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले। 44 में से क्या आपके पूरे फंस जाए, क्या पता चले आपके 4 क्वेश्चन फंसे, क्या 6 क्वेश्चन आए, क्या 8 फंसे, क्या 9 क्वेश्चन फंसे। ऐसे होते हैं। मतलब पढ़ाई की जाती है, अपनी मेहनत करना है आपको 100%, और जितने नंबर आने होंगे तो ऊपर वाला है। आपको केवल पढ़ाई करनी है। हम इस चैप्टर के अर्थात इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र के 44 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझने वाले हैं। और ये यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल है। यदि आपके बोर्ड, आप कहीं में किसी भी बोर्ड से हो, यदि आपके बोर्ड में और एनसीईआरटी बुक्स चलती हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और चलो आइए हम प्रश्नों को समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, अर्थात दूसरी दुनिया के नाम से किन देशों को जाना जाता है। ये 2022 और 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा मानता हूँ कि हैंडराइटिंग खराब है, अब हैंडराइटिंग पर मत जाइएगा, आप प्रश्न पर और आंसर पर जाइएगा, ठीक है। तो दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो दूसरी दुनिया के नाम से उन देशों को जाना जाता है जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेतृत्व वाले खेमे में शामिल थे। जैसे इन देशों में कौन कौन सा थे? पहला तो सोवियत संघ आता है, पूर्वीय जर्मनी आता है, पोलैंड आता है, रोमानिया आता है, हंगरी आता है, बुल्गारिया आदि इस देश में शामिल है। देखो, क्वेश्चन था नॉर्मल था कि दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, या क्वेश्चन इस तरह बन जा सकता है कि दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से थे। तो दूसरी दुनिया के देशों में उन देशों को शामिल किया जाता है, दूसरी दुनिया के देशों में उन देशों को शामिल किया जाता है जो शीत युद्ध के दौरान, कब? शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेतृत्व वाले खेमे में थे। कहाँ थे? सोवियत संघ के नेतृत्व वाले खेमे में थे। कौन कौन शामिल था? तो ऐसे देशों में सोवियत संघ था, पूर्वीय जर्मनी था, पोलैंड था, रोमानिया था, हंगरी था, बुल्गारिया था, आदि देश शामिल थे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये 2024 के 2 सेटों में लगातार पूछा गया था। पहला पॉइंट है कि विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। क्या हो गया था? देखो, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो परिणामों में से उल्लेख करना, तो आप सभी को पता होगा। पहले दो ध्रुवीयता था, दो ध्रुवीयता में एक सोवियत संघ था, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, ठीक है। तो क्या हुआ कि विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। कैसा? विश्व जब एक ध्रुवीय हो गया था तो सोवियत संघ के विघटन हो गए थे, और सोवियत संघ में शामिल राज्य अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आने लगे थे। सोवियत संघ के विघटन के दो हमें परिणाम लिखना है। पहला परिणाम था कि विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। क्या हो गया था? विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। दूसरा पॉइंट है कि सोवियत संघ में शामिल राज्य, जो सोवियत संघ में शामिल राज्य थे, वो अलग देश के रूप में अस्तित्व में आने लगे थे। बस यही 2 पॉइंट लिखने हैं हमें इस क्वेश्चन में। हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब हमें समझना क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई और 2 कारण बताइए। यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई थी और इसके 2 कारण बताने हैं। ये 2024, 23 और 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य सभी सदस्य देशों में समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति को अपनाना था। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के सभी राजनीतिक मामलों को दिशा तथा विभिन्न राजनीतिक मुद्दों की प्राथमिकता निर्धारित करना था। देखो, क्वेश्चन हमारा कि यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई, 2 कारण बताइए। ये क्वेश्चन देखो 2024 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है और 25 में पूछा गया है। तो आपको सिंपल भाषा में लिखना है कि यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य सभी देशों में समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति को अपनाना था। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के सभी राजनीतिक मामलों
को दिशा तथा विभिन्न राजनीतिक मुद्दों की प्राथमिकता निर्धारित करना था। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा समझते हैं कि यूरो क्या है। क्या यूरो क्या है और ये कब प्रचलन में आई। और अथवा में देखो, अथवा वाला पूछता है और कभी कभी यूरो क्या ये पूछ लेता, नहीं अथवा में पूछता है कि यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई थी। ये 2023, 25 2 साल पूछी गई है। 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें सभी क्वेश्चनों को तैयार करके चलना है कि यूरो क्या है, ये कब प्रचलन में आई थी, या यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई थी। तो यूरो यूरोपीय संघ के, देखो यूरो जो था ये यूरोपीय संघ ने चलाया था। कब चलाया था? 27। देखो यूरो यूरोपीय संघ के 27 में से कितने, 27 में से 20 सदस्य देशों की आधारित मुद्रा है, अधिकृत मुद्रा है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरो जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरो जोन कहा जाता है। यूरो अधिकृत रूप से 16 दिसंबर 1995 को प्रचलन में आई थी। देखो यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। कितने? 27 देश हैं, जिनमें से 20 सदस्य देशों की अधिकृत मुद्रा, जो अधिकृत मुद्रा है वो यूरो है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरो जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरो जोन कहा जाता है। और ये जो मुद्रा थी यूरो, ये कब अस्तित्व में आई थी? तो 16 दिसंबर 1995 को ये परिचालन में आई थी, अर्थात अस्तित्व में आई थी। ये था क्वेश्चन नंबर चौथा। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि आसियान और दक्षेस, दक्षेस को सार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। आसियान और दक्षेस का पूरा नाम बताइए। ये 2020 और 21 में पूछा गया है। जैसे 20-21 में पूछा गया वैसे ये 26 में पूछा जा सकता है। तो हमें क्वेश्चन को समझ के सभी क्वेश्चन को तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में कि आसियान और दक्षेस या सार्क का पूरा नाम बताइए। तो देखो, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का पूरा नाम है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का पूरा नाम है। और जबकि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कोऑपरेशन सार्क का पूरा नाम है। देखो, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का पूरा नाम है, जबकि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का पूरा नाम है। देखो, सार्क और दक्षेस का पूरा नाम यही दोनों। देखो, सार्क का नाम क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉर्पोरेशन सार्क का पूरा नाम है। और आसियान का क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, ये आसियान का पूरा नाम है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है किसी न किसी सेट में। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा कि यूरोपीय संघ के 2 देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां अच्छे समझो। यूरोपीय संघ के 2 देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ये 2020 और 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझो, ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, लेकिन ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी थी। यूरोपीय संघ के 2 देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य है। पहला, ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, लेकिन ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि आसियान का क्या उद्देश्य था। आसियान का उद्देश्य क्या था? आसियान का उद्देश्य क्या था? ये 2022 और 25 में पूछा गया है। 22 और 25 में पूछा गया है। तो समझो, आसियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, राजनीतिक, संस्कृति और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना था। आसियान का क्या उद्देश्य था? ये 2020 और 25 में पूछा गया है। 20-25 में पूछा जा सकता है तो 2026 में भी पूछा जा सकता है। तो आसियान का मुख्य उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, राजनीतिक, संस्कृति और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि यूरोपीय संघ के किन 2 देशों के पास परमाणु हथियार है। यूरोपीय संघ के किन 2 देशों के पास परमाणु हथियार है? ये 2024 में पूछा गया था। और जितने भी प्रश्न 2024 में पूछे गए हैं, कम से कम 70 से 75% चांस है कि वो 2026 में भी पूछे जा सकते हैं। तो 2024 और 2022 और 2020 ये ईयर्स के आपको क्वेश्चन कंप्लीट याद करके जाना है। 2020 के, 2022 के, 2024 के।
ये सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि इनसे एक साल पूछता है, कभी नहीं पूछता। एक साल पूछ लेता है, एक साल नहीं पूछता। इस वजह से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं कि यूरोपीय संघ की किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जिनके पास परमाणु हथियार है। पहला ब्रिटेन है, दूसरा फ्रांस। अभी मैंने आपको ऊपर भी पहले बताया कि यूरोपीय संघ के 2 देशों के नाम बताइए जिनके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता थी, तो ब्रिटेन और फ्रांस। और ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी थी। तो यहाँ पर भी वही सेम है कि यूरोपीय संघ के किन्हीं 2 देशों के नाम देशों के नाम बताइए जिनके पास परमाणु हथियार है। तो ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। ये 2020 और 25 में पूछा गया है कि आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो आसियान के 10 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 10 सदस्य देश हैं, ये बात आपको याद रखना है, जिनमें ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, अलोस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए, जिनमें से आसियान के 10 सदस्य देश हैं। पहला ब्रुनेई है, वियतनाम है, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, सिंगापुर है और थाईलैंड। ये 10 सदस्य देश हैं आसियान के। आशा करता हूँ आपको ये 9 प्रश्न तक समझ में आ गए होंगे। अब समझते हैं आगे 10वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया? ठीक है, कि नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया, अथवा नेपाल गणतंत्र कब बना। ये पूछा जाता है नेपाल गणतंत्र कब बना, और ऐसे भी पूछ सकता है कि नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त किया गया, या फिर अथवा में पूछता है कि नेपाल गणतंत्र कब बना। ये 2020, 21, 22 में पूछा गया है। 20, 21, 22 में लगातार 3 साल पूछा गया है ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में। तो ये 2026 में पूछा जा सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन को नकारना नहीं है, इसको भी याद करके जाना है। तो नेपाल में पिछले 240 वर्षों में कितने? नेपाल में पिछले 240 वर्षों से चले आ रहे राजतंत्र को 28 मई 2008 को समाप्त किया गया था और नेपाल में गणतंत्र की स्थापना की गई थी। तो आपको पता चल गया कि नेपाल गणतंत्र कब बना था, तो 2008 को बना था। तो क्वेश्चन सिंपल से इतना ही पूछेगा कि नेपाल गणतंत्र कब बना। तो नेपाल में पिछले 240 वर्षों से चले आ रहे राजतंत्र को 28 मई 2008 को समाप्त किया गया और नेपाल में गणतंत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि लिट्टे के विषय में आप क्या समझते हैं। लिट्टे के विषय में आप क्या समझते हैं? तो देखो समझो, लिट्टे श्रीलंका में सक्रिय एवं उग्र तमिल संगठन था। यह संगठन तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा था। लिट्टे के विषय में आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सी बात आप समझो कि लिट्टे जो था वो श्रीलंका में सक्रिय एवं उग्र तमिल संगठन था। कैसा था? या आप नॉर्मल भाषा में लिखो तो लिट्टे और श्रीलंका का तमिल संगठन था। यह संगठन तमिलों के लिए एक अलग राज्य बनाना चाहता था। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। या फिर लिट्टे श्रीलंका में सक्रिय एवं उग्र तमिल संगठन था। यह संगठन तमिल के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा था, यह बना रहा अलग राज्य बनाना चाहते थे। ऐसे आप लिख सकते हो। आपको देखो, आप रटोगे कितने क्वेश्चन का रटोगे, कितने क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। तो आपको देखो कुछ क्वेश्चन तो आप रटोगे, आपके पास जब रटने लगोगे तो आपको मेमोरी आपकी तेज होने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगा। जब आपको समझ में आने लगेगा तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझने लगेंगे। तो आप पहले कुछ क्वेश्चन को रटो, इसके बाद उनको समझो। समझने के बाद आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हो। बस आपको देखो सिंपल सी समझो। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि लिट्टे श्रीलंका में सक्रिय और उग्र तमिल संगठन था। ये संगठन तमिलों के लिए एक अलग राज्य बनाना चाहता था। बस आपको इतना ही लिखना है। आगे समझो, क्वेश्चन नंबर 12 समझो कि दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। ये 2020 2 सीटों में 21 और 24 के 25 ये सभी सीटों में पूछा गया है। दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। और ये समथिंग देखो 2020 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, 25 में पूछा गया है, 26 में भी किसी न किसी सेट में पूछा जा सकता है। देखो आपके 7 सेट बनते हैं। अब कौन से सेट में क्वेश्चन छपेगा किसी को नहीं पता। आप मेहनत करो, आप पढ़ाई करो, 100% है कि आपका स्कोर अच्छा जाएगा। कि दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम बताना है। तो देखो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश दक्षिण एशिया के ये देश हैं। कभी कभी देखो अथवा में पूछता है कि दक्षिण एशिया के 4 देशों के नाम बताइए। तो ये 4 इसीलिए मतलब 2 देशों के नाम बताइए, पर कभी कभी पूछता है 4 देशों के नाम बताइए। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश दक्षिण एशिया के 4 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका पूरा नाम बताइए। देखो सार्क का मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। सार्क का पूरा नाम क्या था? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। सार्क की स्थापना 1985 में की गई। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सार्क के वर्तमान
सदस्य हैं। वर्तमान में 8 सदस्य, कितने? 8 सदस्य देश हैं। सार्क के वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। कितने? 8 सदस्य। ये और जोड़ लेना, ठीक है। 8 सदस्य देश, इतना और जोड़ लो, अपनी इसी आगे लिख लो, ठीक है। कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क, ठीक है, या दक्षेस, इसी को दक्षेस भी बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन की स्थापना 1985 में की गई। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सार्क के ये वर्तमान 8 सदस्य देश है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। अब मैंने आपसे पहले भी कहा, जितने 2024 में, 20 में, 22 में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन को आपको छोड़ा नहीं है, वो सभी क्वेश्चन को आपको याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कि दक्षिण एशियाई के 2 सबसे छोटे देशों के नाम बताइए। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम बताइए। तो मालदीव और सिंगापुर, मालदीव और सिंगापुर। अब यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि दक्षिण एशिया के 2 देशों के नाम बताना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो मालदीव और सिंगापुर भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, पर आप भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश, दक्षिण एशिया के 4 देश लिख सकते हो, ठीक है। और यहीं पर यह क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 सबसे छोटे देशों के नाम बताइए। तो मालदीव और सिंगापुर। ये 2023 और 25 में पूछा गया है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को पुट किया था, यहाँ पर रखा उठाकर। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम कौन कौन से? मालदीव और सिंगापुर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले किन्हीं 2 गैर सरकारी संगठनों के नाम लिखिए। ये दोनों गैर संगठन जो है, गैर सरकारी है, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले किन्हीं 2 गैर सरकारी संगठनों के नाम लिखिए। पहला आप सभी को पता होगा यूनेस्को। क्या? यूनेस्को। ये जो है, ये शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है। ये किसी भी देश में और प्राचीन मंदिर है, प्राचीन इतिहास की कुछ घटना है, उनको ये अपने उसमें साझी कर लेता है, अपने उसमें शामिल कर लेता है यूनेस्को। और यही काम यूनिसेफ का भी। कौन सा? यूनेस्को और यूनिसेफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले 2 गैर सरकारी संगठनों के नाम है यूनेस्को और यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, कि संयुक्त राष्ट्र की उस एजेंसी का नाम लिखिए जिसका संबंध शिक्षा और संस्कृति से है। ये 2024 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि उस संस्था का नाम बताइए जो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है। आपको याद रखना है यूनेस्को। संस्कृति किसी भी देश के प्राचीन चीजों को अपने में शामिल कर लेता है। आप इतना ही समझो, ठीक है। कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उस एजेंसी का नाम लिखिए जिसका संबंध शिक्षा और संस्कृति से। ये यार याद करके रखना, ये 100% एमसीक्यू में कभी कभी पूछता है और कभी कभी तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछता है। तो आपको यूनेस्को, एक शब्द के 2 नंबर मिलने वाले हैं। कितने? 2 नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 2024 और 25 में पूछा गया है। कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई थी, जिसका उद्देश्य विश्व के लोगों को स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करना है। और यही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होगा जिनेवा में स्थित है। तो ये वही क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय या उसका उद्देश्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा बनाए रखना, या स्वास्थ्य को बेहतर करना, यही विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 17 नंबर के वाले क्वेश्चन से संबंधित है। और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो ये पूछता है, या फिर वो नहीं पूछता तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 2020, 24 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है। और देखो, ये 2020 से पूछा गया, 24 और 23 से पूछा गया, ये 2024 और 25 से पूछा गया है। देखो, ये 2024 और 25 से पूछा गया, ये 2020, 24 और 23 से पूछा गया है। तो हम इसका आंसर समझते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। ये गैट की उत्तराधिकारी संस्था है।
इसका क्या मतलब है ये समझो कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। ये गैट की उत्तराधिकारी संस्था है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम निर्धारित करता है। ये बहुपक्षीय व्यापार समझौता को लागू करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक विवादों का समाधान करता है। देखो, विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य था और विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। ये गेट की उत्तराधिकारी संस्था है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम निर्धारित करता है। ये बहुपक्षीय व्यापार समझौता को लागू करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक विवादों को समाधान करता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम समझते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य देशों के नाम बताइए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य देशों के नाम बताइए। ये 2021, 22, 23 लगातार तीनों साल ये पूछा गया है। 21, 22, 23 में 24, 25 में नहीं पूछा गया। क्या 2026 में इसे पूछ लिया जाए? तो इसको भी तैयार करके जाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य देशों के नाम कौन कौन से? पहला अमेरिका, दूसरा फ्रांस। ये सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य देश हैं। नेक्स्ट समझो, क्वेश्चन नंबर 20 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 विशिष्ट अभिकरणों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 विशिष्ट अभिकरणों के नाम लिखिए। ये 2020, 22, 23, 24 में पूछा गया है। तो ये इस तरह भी पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग थे। कभी कभी ये इस तरह भी पूछ लेता है। और या फिर इस तरह पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 विशिष्ट अभिकरणों के नाम लिखिए या संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं। ये इस तरह भी पूछता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग, कितने? 6 अंग। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। कितने? ये 6 अंग है। कौन कौन से अंग है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अभी आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। हमारा क्वेश्चन क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 विशिष्ट अभिकरणों के नाम लिखना है। तो आपको 6 में से कोई 2 के नाम लिखने हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। ये 2020, 22 के 2 सेट में पूछा गया था, 23 के 2 सेट में 1 सेट में, 24 के 2 सेट में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि सामाजिक सुरक्षा कवच क्या अभिप्राय है। सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है? ये 2024 में पूछा गया था। मैंने वो सभी क्वेश्चन को पुट किया जो 2024 में पूछे गए थे। तो जो सुविधाएं लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवच कहते हैं। जो सुविधाएं लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवच कहते हैं। ये कहते हैं। और सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है? तो यही है कि जो सुविधाएं लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, उसे भी समझ लेते हैं कि ऐसी 2 संस्थाओं का उल्लेख कीजिए जिनके निपटारे के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। ये भी 2024 में पूछा गया था। कब पूछा गया? 2024 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऐसी 2 संस्थाओं के नाम बताइए, ऐसी 2 समस्याओं का नाम उल्लेख कीजिए। ऐसी 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए जिनके निपटारे के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। पहला, वैश्विक स्तर पर आतंकवाद। क्या? वैश्विक स्तर पर आतंकवाद अर्थात अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय आतंकवाद। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और वैश्विक ऊष्माताप में वृद्धि अर्थात तापमान में वृद्धि, ऊष्मायान में वृद्धि अर्थात तापमान में वृद्धि। ऐसी 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए जिनके निपटारे के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। तो पहला, वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और वैश्विक ऊष्मायान में वृद्धि। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTPB पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? व्यापक परमाणु परीक्षा प्रतिबंध संधि CTPB पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1996 से हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1996 से हुई थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि एजेंडा 21 क्या है अर्थात एजेंडा 21 क्या है। ये 2020 में पूछा गया था। अब मुझे लगता है कि 2026 में पूछा जा सकता है कि एजेंडा 2021 क्या था। तो एजेंडा 21 जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए एक
सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय नीति का ढांचा प्रदान करता है, जिससे सतत विकास को पर्याप्त किया जा सकता है। एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक परिवर्तन पर कार्यवाही के लिए एक सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय नीति का ढांचा प्रदान करता है, जिससे सतत विकास को पर्याप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 समझो कि रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, यह बात भी ध्यान रखना। तो रियो सम्मेलन की सिफारिशों को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। क्या? एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? तो रियो सम्मेलन की सिफारिशों को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ? पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट VIMP क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये 2020, 22, 23 और 24 में पूछा गया। मैंने कहा था 20, 22, 24 वाले क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया और 24 में पूछा गया है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ था। तो 1992 में, क्या 1992 में रियो में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित शिखर सम्मेलन हुआ, जिसे पृथ्वी या रियो सम्मेलन कहा जाता है। यह सम्मेलन भविष्य के पर्यावरण चिंताओं को लेकर आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ था? तो ये 1992 में रियो में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसे पृथ्वी या रियो सम्मेलन कहा जाता है। यह सम्मेलन भविष्य के पर्यावरण चिंताओं को लेकर आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, और 27 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे भी मैं कह सकता हूं कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टिकाऊ विकास किसे कहते हैं अथवा सतत विकास किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। 2020 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है। 20, 22, 23, 24 में पूछा जाता है टिकाऊ विकास किसे कहते हैं या सतत विकास किसे कहते हैं। तो टिकाऊ विकास का मतलब होता है किसी चीज को टिक जाना। अब हमें समझते हैं इसको बेहतरीन तरीके से। सतत और स्थायी विकास, स्थायी का मतलब क्या होता है? टिक जाना, ठीक है, क्या? टिक जाना। सतत और अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी किया जा सकता है। टिकाऊ विकास या सतत विकास क्या है? तो सतत अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। इसी को टिकाऊ विकास या सतत विकास कहते हैं। आप दो क्वेश्चन तैयार करके जाना। पहला क्वेश्चन टिकाऊ विकास और पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन कहाँ आयोजित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि साझी संप्रदा का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये तो मोस्ट VVIMP क्वेश्चन है भाई। साझी संप्रदा का अर्थ बताइए, साझी संप्रदा का अर्थ बताइए। ये देखो आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न या दीर्घोत्तरी प्रश्न, कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा ही जाना है। ये 2020 में, 23 में, 24 में, 25 में तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। 20, 23, 24, 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये लघुत्तरी प्रश्न पूछता है, अति लघुत्तरी प्रश्न पूछता है, दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछता है, MCQ पूछता है, अर्थात इस चारों तरफ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साझी संप्रदा का अर्थ बताइए। उत्तर में लिखना है कि उन सामूहिक वस्तुओं को साझी संप्रदा कहते हैं जिन पर अकेले राज्य का अधिकार नहीं होता, जिसमें महासागर, सीमा क्षेत्र के बाहर समुद्री क्षेत्र, अंटार्कटिका और बाह्य अंतरिक्ष, आकाश व वायुमंडल शामिल है। उन सामूहिक वस्तुओं को साझी संप्रदा कहते हैं जिन पर केवल राज्य का अधिकार नहीं होता है, जिनमें महासागर जैसे महासागर, सीमा क्षेत्र के बाहर समुद्री क्षेत्र, अंटार्कटिका और बाह्य अंतरिक्ष, आकाश व वायुमंडल शामिल है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कि वैश्विक पर्यावरण की समस्याओं के दो कारण लिखिए। वैश्विक पर्यावरण की समस्याओं के दो कारण लिखिए। पहला है वैश्विक तपन के कारण संचित हिम राशि का पिघलना, अर्थात हिम राशि का पिघलना, अर्थात हिम का मतलब बर्फ का पिघलना, ठीक है। वैश्विक तापमान के कारण संचित हिम राशि का पिघलना, हिम का मतलब होता है बर्फ, ठीक है। दूसरा है
बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा बड़े पैमाने पर वातावरण में कार्बन उत्सर्जन, क्या कार्बन उत्सर्जन। वैश्विक पर्यावरण की समस्याओं के 2 कारण लिखिए। ये 2020 और 25 में पूछा गया है। तो पहला कह सकते हो कि वैश्विक तापमान के कारण संचित हिम राशि का पिघलना अर्थात बर्फ का पिघलना। दूसरा है बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा बड़े पैमाने पर वातावरण पर कार्बन उत्सर्जन। ठीक है, ये थे हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर समझो तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कि वैश्विक स्तर पर फैलने वाली किन्हीं 2 महामारियों के नाम बताइए। वैश्विक स्तर पर फैलने वाली किन्हीं 2 महामारियों के नाम बताइए। ये 2024 से पूछा गया है। पहला लिख सकते हो बर्ड फ्लू और दूसरा कोविड-19, क्या कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 वैश्विक स्तर पर फैलने वाली किन्हीं 2 बीमारियों के नाम बताना, जिनमें से पहला बर्ड फ्लू है, दूसरा कोविड-19। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। अब वैश्विक वो अलग है और ये वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं ये अलग है। ये 2020 24 25 में पूछा गया है, तो हम समझते हैं इसका आंसर। तो वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देश में के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण से हम यही समझ सकते हैं कि किसी वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान करना, यही है हमारा वैश्वीकरण। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो 1991 में भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाने से हुई थी। तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो 1991 में हुई थी, ये याद रखना। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि वैश्वीकरण के 2 प्रमुख कारण बताइए। वैश्वीकरण के 2 प्रमुख कारण बताइए। ये 2020 24 और 25 में पूछा गया है। 2020 24 और 25 से पूछा गया है। वैश्वीकरण के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो कौन कौन से उन्हें समझते हैं। पहला समझो कि प्रौद्योगिकी और संचार साधनों का विकास वैश्वीकरण का प्रमुख कारण है। प्रौद्योगिकी और संचार साधन का विकास वैश्वीकरण का प्रमुख कारण है। दूसरा है राज्यों और लोगों को आपस में जुड़ाव। राज्यों और लोगों का आपस में जुड़ाव। वैश्वीकरण के 2 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो देखो कारण तो बहुत सारे हैं वैश्वीकरण के, पर हमें 2 समझने हैं तो 2 ही लिखेंगे। प्रौद्योगिकी और संचार साधनों का विकास वैश्वीकरण का प्रमुख कारण है, और राज्यों और लोगों का आपस में जुड़ाव, राज्य और लोग का आपस में जुड़ाव, ये वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन वैश्वीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कि वैश्वीकरण के किन्हीं 2 दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण के किन्हीं 2 दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये भी 2024 में पूछा गया है। तो पहला समझो कि वैश्वीकरण से गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है तथा अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ गई है। वैश्वीकरण से गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है तथा अमीरों और गरीबों के बीच की खाई ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा समझो कि राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कल्याणकारी कार्यों पर किए जाने वाले व्यय अर्थात खर्च में कटौती की जा रही है। वैश्वीकरण के किन्हीं 2 दुष्परिणामों का उल्लेख है। तो पहला समझ सकते हो कि ये देखो वैश्वीकरण में गरीबी और बेरोजगारी ये एक प्रमुख कारण बन जाता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण में गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है तथा अमीरों और गरीबों के बीच की खाई ज्यादा बढ़ गई है, और राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और आदि कल्याणकारी कार्यों पर किए जाने वाले खर्च में कटौती की जा रही है। जितना खर्च करना चाहिए था उतना खर्च न करके उसमें कटौती की जा रही है। ठीक है, उसमें कम खर्च किया जा रहा है। मान लो कहीं पर भी, मान लो एग्जाम्पल की सहायता समझो कहीं 100 रुपये लगने हैं। मान लो स्वास्थ्य में कहीं मान लो एक हॉस्पिटल खुलवाना है, उसमें मान लो 100 रुपये लगने हैं, उनमें वो लोग 10 ही रुपये लगा रहे हैं, 10 से 20 रुपये ही लगा रहे हैं। कितने 10 से 20 रुपये ही लगा रहे हैं, बाकी 80 से 90% की कटौती की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 35 समझो हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि भारत में रियासतों के एकीकरण का किसकी प्रमुख भूमिका थी। भारत में रियासतों के एकीकरण में किसकी प्रमुख भूमिका थी। ये 2024 में पूछा गया था। जो भारत की देशी रियासतें थी उनको एकीकरण करने की प्रमुख भूमिका किनकी थी। तो भारत में रियासतों को एकीकरण करने के लिए में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, ये आपको क्या पता है। पता है तो कमेंट में बताओ, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। सरदार की उपाधि
बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। किन्होंने दी थी? बारदौली की महिलाओं ने दी थी। भारत में रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका है। भारत में रियासतों के एकीकरण में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रमुख भूमिका थी और सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी। और आपको ये भी पता होगा, जैसे जर्मनी का एकीकरण ऑटोमान बिस्मार्क ने किया था, वैसे भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी का घुमाकर पूछता है कि भारत में रियासतों के एकीकरण में किसकी भूमिका थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी और सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दी थी। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले दो राज्यों के नाम बताइए जो पहले केंद्र शासित प्रदेश से थे। ये 2023-24 में पूछा गया है। तो गोवा और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, ये दो राज्य ये दो पहले राज्य थे जो केंद्र शासित प्रदेश थे। अब ये राज्य है, गोवा भी राज्य और अरुणाचल प्रदेश भी राज्य है। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने दो प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? ये 2020, 23, 25 के 4 सेट में पूछा गया था। कितने? 25 के 4 सेट में पूछा गया था कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने दो प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। तो पहली थी देसी रियासतों को एक करना। अब देसी रियासतों को एक किसने किया था? तो अभी अभी मैंने बताया आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दूसरा था गरीबी, शिक्षा एवं बेरोजगारी से निजात पाना। निजात का मतलब होता है छुटकारा पाना। देसी रियासतों का एक करना, गरीबी, शिक्षा एवं बेरोजगारी से निजात पाना। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने ये दो प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? देसी रियासतों का एक करना और गरीबी, शिक्षा व बेरोजगारी से निजात पाना। कुछ राज्य थे, कुछ रियासतें थी जो भारत में एक नहीं हो रही थी। वो अलग का मतलब क्या सोच रहे थे कि हम अलग राष्ट्र बनाए या अलग राज्य बनाए या अलग देश बनाए। तो उनको एक करना ये एक प्रमुख कारण था। और दूसरा था चुनौती थी गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी से निजात पाना। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, किन्हीं दो देसी रियासतों के नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया था। तो किन्हीं दो ऐसी रियासतों के नाम बताना है जो स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया था। ये 2020, 23, 24, 25 में पूछा गया, अर्थात 20 में पूछा गया, 23, 24, 25 हर साल पूछा जाता है, 2026 में पूछा जाएगा। तो हैदराबाद एवं जूनागढ़। कौन? हैदराबाद एवं जूनागढ़, ये दो ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होने का विरोध किया था। ये कह रहे थे हम एक अलग देश बनाएंगे। क्या? अलग देश बनाएंगे। तो इनको अब क्या, अब देखो इसको पहले समझते हैं कि किन्हीं दो ऐसी रियासतों के नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया था। तो हैदराबाद एवं जूनागढ़ ने ये दो रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से विरोध किया था। और स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने दो प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी? तो पहला थी देसी रियासतों को एक करना। अब ये साथ नहीं हो रहे थे, हैदराबाद एवं जूनागढ़ ये अलग होने का सोच रहे थे, ये भारत में विरोध करना चाहते थे। तो इनको एक करना ये एक प्रमुख चुनौती बन गई थी। और दूसरा था कि शिक्षा, बेरोजगारी, ये तो प्रमुख कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये भी दोनों क्वेश्चन में आशा करूँ दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एक बार इसको समझो कि किन्हीं दो देसी रियासतों के नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय को विरोध किया था। तो हैदराबाद एवं जूनागढ़ ने, इन दोनों ने विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 39 अर्थात 39 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? ये 2020, 23, 24 ये तीन सेटों में पूछा गया था। तो आप सभी को पता होगा, उत्तर में लिखना है कि नाथूराम विनायक गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की थी। गांधी जी के बचपन का नाम करमचंद था। क्या था? करमचंद गांधी था। आप सभी को पता होगा। नाथूराम विनायक गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी थी और इनके बचपन का नाम करमचंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वामाव्रत और वामा पंथ। क्या? वामा पंथ और दक्षिण पंथ से आप क्या समझते हैं? वामा पंथ और दक्षिण पंथ से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। तो वामा पंथ उस विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहते हैं। राजनीति में दक्षिणी पंथ विचारधारा उसे कहते हैं जो सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक क्षमता को अपरिहरण, प्रकृति सामान्य या आवश्यक मानते हैं। वामा पंथ और दक्षिण पंथ से आप क्या समझते हैं? तो वामा पंथ उस विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहते हैं। और राजनीति में
दक्षिणपंथ उसे विचारधारा उसे कहते हैं जो सामाजिक स्थिरीकरण या सामाजिक समता को अपरिहार्य प्राकृतिक समता या आवश्यक मानते हैं। ये था हमारा वामापंथ और दक्षिण पंथ से आप क्या समझते था। आपको इसको 1 से 2 बार पढ़ना है, आपको आराम से इसको याद करना, बोर्ड एग्जाम में आए तो अच्छे से लिख कर आना। अब हम समझते हैं इसके आगे। प्रश्न नंबर 41 है हमारा कि भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। 2024, 22 और 24 से पूछा गया है। पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि भूमि सुधार कर कृषि क्षेत्र और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। दूसरा है विदेशों में खाद्यान्न आयात पर निर्भरता समाप्त कर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त करना। भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है कि भूमि सुधार एवं कृषि क्षेत्र और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। दूसरा कि विदेशों से खाद्यान्न आयात पर निर्भरता समाप्त कर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त किए। जो विदेशी सामान था, जो विदेश से सामान आयात करता था खाद्यान्न के लिए, उसमें आयात पर निर्भरता समाप्त कर दी गई थी। आयात अर्थात खरीदना समाप्त कर दिया गया था और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर अर्थात अनाज को उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त कर ली थी। भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये सिंपल सी भाषा है। ये 2024, 22 से 24 से पूछा गया है। अब तो कैसे, तो देखो ये अलग सेट है, ये हमारा YW का है और ये EW का। क्या EW का है? तो भूमि सुधार एवं कृषि क्षेत्र और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। विदेशों से खाद्यान्न आयात पर निर्भरता समाप्त कर दी गई था और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कि किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के नाम लिखिए। किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के नाम लिखिए। ये 2024 में पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चन लगभग 24 में पूछे गए उनमें किसी को नहीं छोड़ा, सभी को इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिए हैं। पहला भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरा हीराकुंड परियोजना। किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो पहला भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरा हीराकुंड परियोजना। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, ये 2020 और 22 में पूछा गया है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। कब थी? 1951 से 1956 तक थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और कहाँ हुआ, कहाँ चलाया गया था और ये क्या था। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और कहाँ चलाया गया था, ये 2024-25 में पूछा गया है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 3 से 8 जून 1984 को अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरवाले और उसके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और कहाँ चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। कब से चलाया गया था? 3 से 8 जून 1984 को चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब परिसर में चलाया गया था। खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों को मुक्त कराने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये थे हमारे 44 क्वेश्चन। कितने? 44 क्वेश्चन। मित्रों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपको 44 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर सहित आपको एक एक करके क्लियर कर दिया है। यदि आप चाहते हैं किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो तो कमेंट कर देना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।